नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सागर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विकास ऑडियो बुक्स पर। आज हम कवर करेंगे एलन पीज द्वारा लिखित किताब सवाल ही जवाब है के चैप्टर 4 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं चैप्टर 4, सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। पहला प्रभाव डालने के लिए आपको दोबारा अवसर नहीं मिलता है। शायद आपने अपनी दादी से यह सुना होगा, और यह बताने के लिए उन्हें कंप्यूटर यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी, जिसके अनुसार 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 96% राय बना लेते हैं। या यह कहें कि लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता सम्मिलित है। वे तो यहाँ तक निर्णय ले लेते हैं कि बिना कोई गारंटी लिए आपको कितना रुपया उधार दिया जा सकता है। सौभाग्य से इनमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। ये है आपका हाथ मिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान। टेक्निक 1, हथेली की शक्ति। हमारी देह भाषा के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुता मिल जाते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और हथेली बंद करके नोकदार तर्जनी। हर स्थिति में शक्ति के अंतर को हम इस उदाहरण में दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर की ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज़ का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। ऊपर की ओर हथेली अभयदान का संकेत है, और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति को से जगह बदलने को कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। यह संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है, जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताता था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है, चित्र बी, तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है, और वह आपकी बात का बुरा भी मान सकता है, खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे की ओर रखे हुए हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। चित्र सी में बताई गई उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को प्रतीकात्मक रूप से पीटकर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाले संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की लय बना रहा हो। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेतों पर किए गए शोध से पता चलता है कि श्रोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ताओं को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली, घमंडी और अक्कड़ बताते हैं, और वक्ताओं द्वारा क्या कहा गया है यह ठीक से नहीं बता पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रोता तो वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता ही नहीं है। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि इन स्थितियों के सम्मिश्रण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोताओं पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। टेक्निक 2, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना गुफा मानव युग का अवशेष है। जब भी गुफा मानव मिलते थे, वे अपने हाथ आगे करके हथेलियां ऊपर करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई हथियार नहीं पकड़ा या छुपाया है। हवा में हथेलियां उठाने का यह संकेत सदियों से संशोधित हुआ है, और एक हथेली उठी हुई और हृदय पर हथेली जैसे बहुतेरे संकेतों में बदल गया है। इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हथेलियों को हिलाना। यह मुलाकात के आरंभ और अंत दोनों वक्त होता है। सामान्यतः हाथ 3 से 5 बार जुड़ते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी आदेश में हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों स्थितियों की प्रासंगिकता खोजें। कल्पना करें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक संप्रेषित होगी: अधिकार, यह व्यक्ति मुझ पर हावी होने का अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, बेहतर होगा कि मैं चौकस रहूं। समर्पण, मैं इस व्यक्ति
पर अधिकार जमा सकता हूँ। यह वही करेगा जो मैं चाहूँगा। समानता, मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, हम दोनों की खूब जमेगी। यह प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संप्रेषित होती हैं। अधिक अधिकार संप्रेषित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं गहरी शर्ट, ताकि आपकी हथेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। चित्र 1। आवश्यक नहीं कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की ओर ही रहे। हो सकता है कि यह दूसरे व्यक्ति की हथेली की तुलनात्मक रूप से नीचे रहे और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। 54 सफल वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के समूह के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि न केवल उनमें से 42 ने हाथ मिलाने की पहल की, बल्कि हाथ मिलाने से प्रबल नियंत्रण का भी प्रयोग किया। हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आक्रांत करने वाली लग सकती है। यह पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल की जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते अपनी पीठ के बल लेटकर और आक्रमणकर्ता को अपना गला दिखाकर अपना समर्पण दर्शाते हैं, अधिकारपूर्ण हाथ मिलाने से उल्टा है। और अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखना यह विशेष तौर पर तब प्रभावकारी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे यह समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में है। इसके द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आक्रांत हो सकते हैं। हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए? हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के 2 नियम हैं। पहला, अपनी हथेलियों को सीधा रखें, न अधिकारपूर्ण मुद्रा में न ही समर्पण मुद्रा में, बल्कि समान। इससे हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। दूसरे, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलवाया जा रहा है, तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोण को भी कई तरह के सामंजस्य करने पड़ेंगे। हाथ मिलाने की इस शैली में न कोई विजेता होता है, न ही कोई पराजित और न ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखा सकता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी होते हैं। हाथ ऐसे न मिलाएं। नए लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवादन न करें। हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रगाढ़ता की भावनाएं संप्रेषित करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है। उसे लगता है आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय हैं या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। टेक्निक 3। बाएं हाथ में सामान पकड़ना। यह तकनीक पहली नज़र में साफ दिख जाती है, पर बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स या गिलास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा करने के लिए भी दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखा है, तो आपको अपने ड्रिंक को अपने बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें और किसी के जूते पर एक बूंद भी ना गिरे, तो भी नए व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है और उसके लिए वही आपका पहला प्रभाव होता है, ठंडा और गीला। अगर आप दाएं हाथ में दस्तावेज पकड़े हों और दरवाज़ा खोलने, कुर्सी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं, तो आपके हाथ में दस्तावेज गिर सकते हैं और आपको मूर्ख समझा जा सकता है। टेक्निक 4। मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है, पर आपको काटता नहीं है। मुस्कुराने का उद्गम एक तुष्टीकरण संकेत के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपैंजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं। इस संकेत में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज़ है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। टेक्निक 5। क्षेत्रीय सम्मान। हम में से हर एक के शरीर के चारों ओर की दूरी का एक बुलबुला होता है, जिसे व्यक्तिगत स्थान यानी पर्सनल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी जिसमें वह व्यक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पर, अधिकतर मध्य वर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों से आते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर 18 इंच होती है और इसीलिए बिना डर की स्थितियों या सहज सामाजिक स्थितियों के
में वे 1 मीटर दूर खड़े रहते हैं। यूरोप, मध्य सागर और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में व्यक्तिगत स्थान आवश्यकता 30 सेंटीमीटर 12 इंच तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं, जिसे अधिकतर पश्चिम देशों में घुसपैठ करने वाला समझा जाता है। चित्र 2 में अगर दोनों लोग भूमध्य सागरीय प्रदेशों से हैं तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहजता का अनुभव करेंगे। पर अगर उनमें से एक लंदन का है और दूसरा रोम का, तो लंदन वासी शायद यह समझेगा कि सामने वाला अधिक प्रगाढ़ता या आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप किसी के पास खड़े हों और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास जाते हैं सामने वाला थोड़ा पीछे हट जाता है, तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास न करें। इसके द्वारा वह आपको यह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना व्यक्तिगत स्थान चाहिए। एक बहुत संवेदनशील विषय। अंग्रेजी न बोलने वाली कई संस्कृतियों में स्पर्श को संप्रेषण की सशक्त अभिव्यक्ति माना जाता है और इन संस्कृतियों में यह प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। इस तरह के मामलों में आपकी रणनीति बिल्कुल आसान है। जितनी बार आपको छुआ जा रहा है उतनी ही बार आप स्पर्श को लौटाएं। अगर सामने वाला आपको नहीं छू रहा है तो आप भी उसे न छुएं। उदाहरण के तौर पर अगर वह व्यक्ति इतालवी या फ्रांसीसी हो और लगातार आपको छू रहा हो तो आपको भी उसे छूना पड़ेगा, अन्यथा वह यह सोच सकता है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। टेक्निक 6, सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपके शरीर का 90% हिस्सा ढकते हैं और इसीलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़े से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यावसायिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जाता है। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फार्मूला बता देता हूँ। इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियाँ, रंग व डिज़ाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव और कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकतर पुरुषों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रखें। आदमी और सर्कस के जोकर में क्या अंतर होता है? जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए है। इसके अलावा 8 में से 1 पुरुष लाल, नीले या हरे रंग के प्रति रंग अंधत्व का शिकार होता है। उचित व्यावसायिक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है? उनकी राय में विश्वसनीयता, खुशमिजाज, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, स्कर्ट, जूते, घड़ी, मेकअप या हेयर स्टाइल चुनना चाहिए? उसकी राय में आपकी राय में नहीं। याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। यह हर इलाके में अलग होता है और जलवायु के मान से पोशाक की शैलियाँ भी बदलती हैं, पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की मानक वेशभूषा के मानदंडों के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा चुनें। कुछ लोग कहेंगे पर रिचर्ड ब्रैनसन और बिल गेट्स को देखिए, वे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं मानो अभी हवादार सुरंग में से निकल कर आ रहे हों। ये लोग अपवाद हैं, नियम नहीं। अगर हम सब इन्हीं की तरह के कपड़े पहनने लगे तो दूसरे हम पर विश्वास करना या हमारा अनुसरण करना बंद कर देंगे। अगर आप दुनिया के सबसे अधिक सफल नेताओं और बिजनेसमैन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वेशभूषा स्तरीय होती है और यही सबसे सुरक्षित मानक है। अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से अपने कपड़ों का चयन करके स्वयं की राह में बाधा खड़ी न करें। अपने संभावित ग्राहक की अपेक्षाओं के हिसाब से कपड़े पहनें। अपने संभावित ग्राहक की तरह के कपड़े पहनने से वे आरामदेह तो अनुभव करेंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे आपका अनुसरण करना चाहेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी प्रकार की कमी लगे या आप हमें कोई भी सुझाव या सुधार की गुंजाइश देना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव को दें और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम आपको और बेहतर क्वालिटी प्रदान करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।